अस्सलाम वालेकुम। रात बारिश तेज़ हुई है, ठंडी हवा चल रही है, सर्दी बढ़ गई है। सर पे कैप रख ली है ताकि नज़ला ज़ुकाम से बचा जा सके। लेकिन सुबह सुबह का वक्त है, सूरज निकला हुआ है, धूप बड़ी अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है। आज का जो वाक़या है वो याद आया उसके लौट आने से। 7 सालों के बाद वो आया भी तो किस लिए? नौकरी मांगने के लिए। आज का जो वाक़या है बड़ा ही दिलचस्प है। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात हुए होंगे। मेरी ज़िंदगी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। और मुझे जब भी कोई वाक़या याद आता है उसके साथ जुड़े हुए असबाक जो मैंने ज़िंदगी से हासिल किए वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। कैमरा उठाता हूँ, वीडियो बनाने लग जाता हूँ। हो सकता है किसी के काम आ जाए। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि जब मैंने 2009-10 में कारोबार शुरू किया तो अनाड़ी था, कारोबार करने का पता नहीं था कैसे किया जाता है। उठान बड़ी अच्छी थी, बड़े पैसे कमाए और फिर नुकसान भी उसी हिसाब से किए। सुबह सुबह का वक़्त था, हमारे एक डीलर फ़र्ज़ी नाम नासिर साहब वो मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं, बीमा एजेंट भी थे खैर से। तो उन्होंने कहा शायद भाई आपका बीमा करना है। मैंने कहा आप फ़ार्म फिल करो, मैं लस्सी लेके आता हूँ। मैं घर गया, लस्सी का जग उठाया, वापस आया तो 25,000 का फ़ार्म फिल हुआ पड़ा था। मैं जेब में लाख रुपए रख के लाया था। मैंने कहा नासिर भाई ये छोटा है फ़ार्म जो है, अमाउंट जो है ये छोटी है, आप इसको 1 लाख का बना दें। उन्होंने जमा तफरीक करके 1,07,000 का फ़ार्म भरा। पैसे मैंने उनको दिए, लस्सी पी, वो अपने घर में अपने घर। वक्त गुज़रता गया, किस्तें जमा होती रही और फिर आया मेरी ज़िंदगी में 2014 और 2015। नाक़िस पॉलिसियों की वजह से, कम अक्ली की वजह से, ना तजर्बाकारी की वजह से, नेगेटिव सोच की वजह से, अच्छी टीम ना होने की वजह से मैंने नुकसान किए और नुकसान भी इतने किए कि कारोबार बंद करना पड़ गया। 2015 में एक वक्त ऐसा आया कि दफ्तर को ताले लग गए, गाड़ियां बिक गई, सेल टीम जो है उसको फारग कर दिया, लेने देने वाले तंग करने लगे, फ़ोन बंद कर दिया, घर में छुप गया, किचन चलाना मुश्किल हो गया। वाह क्या टाइम था यार वो भी। तो बीमे की किस्त कहाँ से भरता मैं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। नासिर साहब एक दिन सुबह सुबह घर आते हैं और आके एक प्लान मेरे साथ शेयर करते हैं। शायद भाई ये किस्त अगर हम जमा करवा देते हैं तो हमारी पॉलिसी तो मैच्योर हो चुकी है, हम उसके फ़ौरन बाद एप्लीकेशन देते हैं और जितने पैसे हम जमा करवा चुके हैं उसका 80% हमें वापस मिल जाएगा। तो वो 4-5 लाख रुपया बनेगा, 80% जो है, तो उसको आप यूटिलाइज़ कर लीजिएगा, किसी काम आ जाएंगे। मैंने कहा यार बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन मसला ये है नासिर भैया, आपको पता है मेरे हालात इतने ख़राब हैं कि 1,07,000 रुपये मैं जमा नहीं करवा सकता। आप एक काम करो, आप जमा करवा दो, एप्लीकेशन दे देते हैं, जब मुझे 4-5 लाख मिलेगा उसमें से आप अपना 1 लाख उठा लीजिएगा। तो उन्होंने कहा शायद भाई हालात मेरे भी ख़राब हैं, मैं भी नहीं दे सकूँगा, तो कोई जुगाड़ लगाएं। वो तो चले गए, मुझे सोचों की घुम्मन घेरी में डाल गए कि मैं क्या करूं। सोच सोच के लिस्ट बनाई कि मैंने पैसे किस किस से लेने हैं। किसी से 50,000 लेना है, किसी से 30,000 लेना है, किसी से 20,000 लेना है, किसी से 1 लाख लेना है, किसी से 1.5 लाख लेना है। किस्सा मुख्तसर लिस्ट जो बनी ना वो बनी 72 लाख रुपए की, कि 72 लाख रुपया तो मैंने ज़िला खानेवाल से ही लेना है। लेकिन मसला ये है कि ये पैसे फंसे हुए हैं, ये निकलेंगे कैसे? निकलेंगे ऐसे कि अगर मैं इनके पास जाऊंगा, बार बार जाऊंगा तब मिलेंगे, और जाऊंगा कैसे? मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, और गाड़ी के बगैर जाऊंगा तो मुझे किसी ने घास ही नहीं डालनी, क्योंकि मार्केट है, लोग ज़ालिम है। तो सोचते सोचते एक दोस्त को फ़ोन किया, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा प्यारे भाई 1 हफ़्ते के लिए गाड़ी चाहिए। तो उन्होंने कहा मुश्किल ही नहीं है जी, आ जाएँ ले जाएँ। बस पे बैठा, उनके घर गया, गाड़ी ली, वापस आ गया। और अब सोच रहा हूँ कि मार्केट में जो रिकवरी के लिए जाना है पैसे लेने के लिए, तो उसके लिए फ्यूल कहाँ से आएगा? फ्यूल के पैसे तो हैं ही नहीं। फिर दो दोस्तों को फ़ोन किया, उन्होंने दोनों ने मिला के मुझे 3200 रुपया दिया। गाड़ी में फ्यूल डलवाया, नहा धो के, कंघी शंगी करके, शेव शूव करके, पेंट कोट टाई ला के, मोबाइल फुल चार्ज करके जोया साहब बह गए ने गड्डी दे विच और रिकवरी के सर हो गए हैं। ना सुबह दोपहर शाम का एहसास है, ना भूख और प्यास का एहसास है। खाना पीना सब बस एक ही बात ज़हन में है कि किसी भी तरह 1,07,000 रुपया इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करना है उन पैसों में से मैंने जो लोगों से लेने हैं। 3 दिन के बाद सूरत हाल कुछ यूँ थी कि मेरे पास 1,25,000 रुपया था। मैंने किया नासिर साहब को फ़ोन। मैं कहा नासिर साहब
जोया आ रहा है। जोया साहब पहुंच गए उनके घर, गिन के मुबलिग 1,07,784 रुपये सिक्का राइजुल वक्त उनकी हथेली पे रखा और कहा ये लें जी, किस्त जमा करवाएं और मुझे 4-5 लाख रुपया जो है ना वो दिलवाएं, ताकि मैं कोई लेने देने क्लियर कर सकूं। उन्होंने कहा जी मसला ही कोई नहीं। मैंने गाड़ी दी दोस्त को वापस और घर बैठ गया। बेगम को अब मैं कह रहा हूँ, हाँ जी फ़लाँ बंदे को 50,000 देंगे, फ़लाँ को 1 लाख देंगे, तेरे लिए फ़लाँ चीज़ लेके आऊँगा, फला ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। वो जो इतने पैसे बच जाएंगे वो फैक्ट्री का किराया अदा करेंगे, फैक्ट्री का ताला दोबारा खुलेगा, फिर किसी दोस्त से रॉ मटेरियल हम उधारा मांगेंगे। वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक ठाक। किसी दोस्त से रॉ मटेरियल उधारा मांगेंगे, मांग के फिर दोबारा से माल बनाएंगे, उसको बेचेंगे। और जिन दोस्तों से माल लेता हूँ कुछ थोड़े थोड़े पैसे उनको दूंगा, फिर माल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। फ़लाँ लड़के को रख लेंगे, वो ठीक मेहनत करता है, वो नकद बेचता है, ऐसे करता। प्लानिंग शुरू ना, शेख चिली है बैठे बैठे। चलो जी 2 दिन गुजर गए। फ़ोन किया, नासिर साहब की बनया? ओ जी मैं बस आज जा रहा हूँ, किस्त जमा करवा देता हूँ। है चलो शुक्र है जी। अगले दिन पूछा, फ़ोन किया, हाँ जी किस्त जमा हो गई? और नहीं जी मैं एक शादी थी वहाँ चला गया था तो मैं नहीं जा सका, मैं कल जाऊँगा। कल फ़ोन किया, हाँ जी मुल्तान चले गए? और नहीं जी वो फ़लाँ बंदे की फौतगी हो गई, आज वहाँ फाते पे गया हूँ। और ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा तर जे, ਤੁਹਾਡੀ फौतगी ना होगी, फौतगी तो साड़ी होगी। खैर फिर एक दिन फ़ोन किया, मैंने कहा नासिर साहब बड़ा दिन हो गए हैं, किस्त जमा करवा दें, फिर पैसे निकलवाने पे भी टाइम लगना है। तो नासिर साहब ने मुझे क्या कहा पता है? कहते हैं शायद साहब ऐसे है कि वो ना आपने मुझे वो फ़लाँ प्रोडक्ट दी थी, उसके मुझे फ़लाँ जगह से पैसे नहीं मिले, फ़लाँ जो बंदा रखा था उसकी सैलरी में 4,000 बचता था, वो फ़लाँ बंदे को हमने इंसेंटिव देना था, वो इंसेंटिव भी हमने नहीं दिया, और मैंने हिसाब किताब किया है, कुछ पैसे मेरे भी देने हैं आपने। तो ले दे के किस्सा मुख्तसर कुछ यूँ है कि वो मैंने पैसे आपके काट लिए हैं, 11,000 रुपये आपके बचते हैं, वो जब चाहें आप आके मुझसे ले सकते हैं। समझ रहे हो? बात समझ में आई कि जोया भाई के साथ गेम क्या हुई है? जोया भाई के साथ गेम ये हुई है कि वो कोई लेन देन, सैलरी, इंसेंटिव, जमा तफरीक, वो जो हमारा आपसी लेन देन चल रहा था, साहब ने गेम करके किसी भी तरह करके अपने पैसे मुझसे निकलवा लिए हैं। और जोया जो इधर शेख चिली बना बैठा है, उसके जो वो ख्वाब थे, सुहाने सपने, वो सब ऐसे करके कटक करके टूट गए हुए हैं। ऐसे वाक़यात बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में हुए होते होंगे, मेरे साथ भी हुए। अच्छा बात को आगे बढ़ाते हैं, बात को मुकम्मल करते हैं, फिर बात करते हैं इसकी। तो मैंने कहा जी ठीक है, फ़ोन बंद कर दिया। अब मेरे दिल का हाल या तो मैं जानता था और या मेरा रब जानता था। वो सारी सोचें उनके ऊपर पानी फिर गया। मैंने हिम्मत पकड़ी, वैगन पे बैठा और उसकी दुकान पे चला गया। वो मार्केट जहाँ कभी भी शायद साहब ड्राइवर के बगैर नहीं गए, कलफ लगे कपड़ों के बगैर नहीं गए हैं, या फिर टाई सूटेड बूटेड और ये वो, आज वैगन पे वहाँ गए उस मार्केट के अंदर, और जाके उसकी दुकान पे जब बैठे तो उन्होंने मुझसे पूछा, शायद भाई चाय पियेंगे? उन्होंने मुझसे पूछा शायद भाई चाय पियेंगे? पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब मैं जाता था तो ऐसा नहीं होता था, पूछा नहीं जाता था, चीज़ें आ जाती थी, चाय आ जाती थी, कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती थी, बिस्किट आ जाते थे, फ्रूट आ जाते थे। लेकिन आज उन्होंने मुझसे पूछा कि शायद भाई चाय पियेंगे? तो मैंने कहा नहीं, चाय मैं नहीं पीऊँगा। उन्होंने मुझे एक इन्वेलप दिया, मैंने वो जेब में डाला, वैगन पे बैठा, घर आ गया, गिना तो वो मुबलिक 11,000 रुपया था। जब मैं उनकी दुकान पे गया और जब मैं उनकी दुकान से वापस आया वैगन पे, तो वो जो सोचें, वो जो ख़यालात, वो जो एहसासात उस वक़्त थे, जो उस वक़्त मुझ पे बीत रही थी, वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। वो सिर्फ़ महसूस किया जा सकता है। और महसूस भी पता है कौन लोग कर सकते हैं? जिनके साथ ज़िंदगी में कभी ऐसा बीता हो, या फिर वो लोग महसूस करेंगे खुदा ना खास्ता जिनकी ज़िंदगी में कभी ऐसा होगा। अल्फाज में बयान करना
नामुमकिन है। लेकिन चंगा होया मेरे नाल होना चाहिए सी। मेरी अपनी गलतियों का नतीजा था कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था। अगर ऐसा ना होता तो मेरी ज़िंदगी कैसे संवरती, कैसे सीखता मैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ पे ऐसे लगता था इस सिचुएशन के अंदर कि मैं फंस चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म। ये ऐसा एक छोटा सा धोखा था जो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था, मेरे लिए ना बड़ी मुश्किल का सबब बना हुआ था। बहुत कुछ सोचें चल रही थी दिमाग में, ऐसा लगता था कि सब दरवाज़े बंद हो गए, वालेकुम अस्सलाम, कि सब दरवाज़े बंद हो गए हैं, सब रास्ते ख़त्म हो गए हैं। लेकिन जब सब दरवाज़े बंद होते हैं तो एक दरवाज़ा खुलता है जो कि बिल्कुल ठीक दरवाज़ा होता है। जब मैंने 1,25,000 रुपये इकट्ठा किया था उस वक़्त तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे। अब तो मेरे पास 11,000 रुपये थे। कितने? पूरे 11,000 रुपये। मैंने क्या किया, एक गाड़ी किराए पे ली 3 दिन के लिए। उस वक़्त 7,500 रुपये में वो गाड़ी मुझे मिली। 11,000 में से 7,500 गया। लेकिन वो लोग जो मुझे मिल नहीं सके थे उस वक़्त जब मैं पैसे इकट्ठे कर रहा था, तो अब मैं उनके सर हो गया। मैंने 3 दिनों में 2 लाख रुपया इकट्ठा किया। मैं जाके बैठ गया, मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए ही चाहिए, मेरा इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, पैसे दो वरना मैं मरता हूँ। 2 लाख रुपया इकट्ठा किया और अब मुझे पता था कि मैंने उस 2 लाख का क्या करना है। वो 2 लाख रुपए लिए, घर से बीमे वाली फ़ाइल उठाई और सीधा उस दफ्तर में जहाँ पे जाके नासिर साहब ने किस्त जमा करवानी थी, मैंने जाके वहाँ किस्त जमा करवाई। किस्त जमा करवा के ठीक 2 दिन के बाद मैंने एप्लीकेशन डाल दी कि मुझे पैसे वापस चाहिए, और वाकई मुझे 80% पैसे वापस मिल गए। तो 2 लाख में से 92-93 हज़ार तो मेरे पास पहले ही बचा हुआ था, और ऊपर से मिल गए मुझे 4-5 लाख रुपया। और तो जब पैसे नहीं थे तो 2 लाख इकट्ठा कर लिया था, और जब मेरे पास 5-6 लाख रुपया था, स्पीड पकड़ ली। कहने का मतलब ये है कि ये इस वाक़े ने मुझे कुछ चीज़ें सिखाई हैं। वो चीज़ें क्या सिखाई हैं वो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1 जो मैंने सीखा वो ये कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, हमेशा धोखा खाने से अकल आती है। देख लीजिएगा, जितने भी लोग कामयाब हैं उन्होंने ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर धोखा खाया होगा। धोखा खाए बग़ैर वो अक्लमंद हो सकते ही नहीं। नंबर 2, हमेशा राजदार लोग ही मंजी ठोकते हैं। जैसा कि नासिर भाई को पता था कि मेरी कमज़ोरी क्या है, कहाँ पे मुझे मार दी जा सकती है, उन्होंने बहुत सोच समझ के खेल खेला और अपने पैसे निकलवा लिए, लेकिन उसमें मेरा भी नुकसान नहीं हुआ। नंबर 3, अगर आप हिम्मत नहीं हारते, एक ही काम को बार बार करने की कोशिश करते रहते हैं, तो मंजिल तो आपके सामने खड़ी आपको देख के मुस्करा रही है। यानी कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। नंबर 4, जब आपको लगता है कि सब दरवाज़े बंद हो चुके हैं, असल में उसी वक़्त कोई ना कोई दरवाज़ा खुला है। आप उन दरवाज़ों पे हाथ रख के उन दरवाज़ों को थोड़ा खोलने की कोशिश तो करें। ज़रूर कोई ना कोई ऐसा दरवाज़ा है जिसको अंदर से कुंडी नहीं लगी हुई, आपने सिर्फ़ वो सही दरवाज़ा ढूंढना है। दुआओं में याद रखिए। आज तक के लिए इतना ही। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।